आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो वीडियो है सीडीपी से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो में 20 प्रश्न, दूसरे में 10 प्रश्न, उसे भी आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि इससे एक प्रैक्टिस होगी और आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी पता चलेगा। तो जो आज नए यूज़र्स होंगे, जो भी पहली बार देख रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि अगले को भी मॉक टेस्ट का फ़ायदा मिले। तो आइए अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो सीडीपी के लिए जो आज 20 क्वेश्चन है, उसका पहला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति। देखिए, प्रश्न करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आ रही है खेल पद्धति। इस पे हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। तो खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति। अब बताइए, खेल पद्धति जो होता है वो 2 चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। एक तो शरीर निर्माण के लिए और दूसरा आपके मानसिक सामाजिक निर्माण के लिए। मतलब मानसिक और सामाजिक निर्माण जो है वो विकास की एक धारा है ना, वो विकास है। तो इसमें विकास भी हो रहा है और शरीर निर्माण हो रहा है, मतलब वृद्धि भी हो रहा है। तो कभी भी खेल पद्धति इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के ही शिक्षण में शामिल किया जाता है। जो भी शिक्षण पद्धति होती है उसमें शामिल किया जाता है। जैसे स्कूलों में भी खेल की एक घंटी रखी जाती है, तो उसका मेन महत्व यही होता है कि विकास और वृद्धि, बच्चों का दोनों चीज़ उसमें संभव है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर नहीं, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। साफ है, यही इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। अब एक चीज़ इस प्रश्न में देखिए, अतीत में की गई, ठीक है, अतीत में जो भी काम किया गया उसके समान परिस्थिति में अभी अगर कोई अनुक्रिया करता है, कोई क्रिया करता है, मतलब उधर जो सीखा और उसके आधार पे जो नई स्थिति है, अभी वाली स्थिति है, उसमें जो कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो वहाँ से प्रभावित हुआ, वो वहाँ से प्रभावित हुआ और उस प्रभावित होने की वजह से जो यहाँ उस स्थिति की चीज़ों को ला करके इस्तेमाल किया, उस स्थिति की चीज़ों को ला करके यहाँ पे जो उपयोग किया, तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम। मतलब पहले जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग को याद आता है कि अरे हमारे अब्बा इस चीज़ को ऐसे करते थे, मेरे बाबूजी इस चीज़ को ऐसे करते थे, तो उनसे अनुसरण करके अभी जो हम उसको अप्लाई करते हैं, इसी को कहते हैं प्रभाव का नियम, है ना। तो बहुत सारा रीति रिवाज है, कर्म कांड है, जो हम लोग प्रभाव के नियम से ही करते हैं। तो इसका आंसर हुआ प्रभाव का नियम। आप समझ गए होंगे, अतीत की चीज़ों को प्रेजेंट से अगर हम मिला रहे हैं, यकीनन हमें प्रभाव के नियम को फॉलो कर रहे हैं। अब आइए, एक प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि डिसलेक्सिया, यहाँ पे बीमारी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब एक मनोवैज्ञानिक विकार है ना। तो इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है ना, डिसकैलकुलिया है, डिसफेसिया है, डिसफ्रेक्सिया है, इस तरह का अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया जो है, इसमें पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम है, पढ़ने से। तो इसमें देखिए, ये मानसिक विकार है, नहीं मनोवैज्ञानिक विकार, शिक्षण विकार, जो भी कहिए। गणितीय विकार है, नहीं, मैंने गणितीय विकार जो होता है डिसकैलकुलिया होता है। क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपको बाद में फिर आएगा। तो गणितीय विकार जब भी रहे तो डिसकैलकुलिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पठन से संबंधित जो है वो क्या है? डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया और भी विकार है जो हमने आपको बताया है कि डिसग्राफिया जैसे है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, मतलब ये तो डिस रहेगा ही, अब उसमें अगर आप ग्राफिया लगा देते हैं
तो ये है लिखने से। ठीक है, ये सब चीज़ को याद रखना है। डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलैक्सिया ये जो है पढ़ने से, है ना, पढ़ने से संबंधित है डिसलैक्सिया। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, और डिसकैलकुलिया जो अभी हमने बताया वो गणितीय विकार है। और फिर है डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसलैक्सिया हो गया। डिसफ्रैक्सिया जो है वो बोलने से संबंधित है, वाक क्षमता संबंधित है, तो उसे कहते हैं डिसफ्रैक्सिया। इसको भी याद रखिएगा, डिसफ्रैक्सिया, डिसफ्रैक्सिया, है ना। ये है वाक संबंधित विकार। मतलब होता है ना, कभी कभी आपको आता रहता है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उसी को कहते हैं डिसफ्रैक्सिया, वाक संबंधित विकार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। और लेखन एवं चित्रण है डिसफ्रैक्सिया। एक होता है डिसफ्रैक्सिया, सॉरी, ये लिखने से संबंधित है। और डिस्फ्रेशिया है वाक क्षमता, डिस्फ्रेशिया, डिस्फ्रेशिया ये कौन नहीं होगा, ठीक है, डिस्फ्रेशिया। डिस्फ्रेशिया ये है वाक, है ना। और डिस्फ्रेशिया है, और एक होता है डिस्फ्रैक्सिया, यहीं पे क लगा दीजिए तो डिस्फ्रैक्सिया, जो लेखन एवं चित्रांकन से संबंधित है। जैसे अक्षर नहीं लिख पाएगा, डिस्फ्रैक्सिया। चित्रांकन मतलब बच्चा सही चित्र नहीं बना पाता है, तो डिस्फ्रैक्सिया जो है डिस्फ्रैक्सिया, है ना, यहाँ पे क, डिस्फ्रैक्सिया। तो डिस्फ्रैक्सिया ये क्या है, चित्रांकन, थोड़ा गलत लिखा गया, चित्रांकन। तो चित्रांकन से संबंधित, जैसे हम लोग अक्षर लिखते हैं ना तो बड़ी आसानी से लिख देते हैं, लेकिन जिसको ये डिस्फ्रैक्सिया रहेगा उसे अक्षर मतलब चित्रांकन से संबंधित प्रॉब्लम आएगा, लिखने में दिक्कत आएगी। समझ रहे ना, इस तरह का प्रॉब्लम जो कुछ भारी या थोड़ा सा जो उलझा हुआ अक्षर होता है उसे लिखने में उसे दिक्कत होती है। तो आइए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसका तो समझ ही गए होंगे, पठन विकार है। क्या है, डिसलैक्सिया क्या है, पठन विकार है। डिसलैक्सिया पठन विकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो देखिए, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाला, तो ये किससे संबंधित है, यकीनन जो लगातार चलता रहे उसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, जो लगातार चल रहा है उसे हम लोग कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। अब अगला आता है प्रश्न, तो इसका आंसर समझ गए होंगे कि जो लगातार चलता है, समाप्त नहीं होने वाला होता है, उसे हम लोग कहते हैं निरंतरता के सिद्धांत पे वो काम करता है। जैसे विकास कभी समाप्त नहीं होगा, तो वो निरंतरता के सिद्धांत पे काम करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यकीनन हमने पहले भी आपको बताया, इससे पहले भी एक वीडियो दिया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है उसे समावेशी शिक्षा के साथ शिक्षा देनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा क्या कहते हैं, जिसमें सभी को हम लोग एक समान शिक्षा देते हैं, मतलब अन्य सामान्य बच्चों के साथ इसे शिक्षा देनी चाहिए, है ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको एक साथ शिक्षा देना, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ इसे शिक्षा दिया जाए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई आकलन कर रहे हो, है ना, और उसे रोचक बनाना है और अच्छा बनाना है कि आगे भी बच्चे की उत्सुकता बनी रहे और सभी बच्चों की उत्सुकता बनी रहे, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, किसी बच्चे को आकलन में अगर कम मार्क्स आए, कुछ आए,
तो उसे बुरा भला नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, हमें हमेशा उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्टिमुलस देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। उसकी बड़ाई करनी चाहिए कि बेटा तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वही कर सकता है या तुम उससे कम नहीं हो। इस तरह का कुछ उसको क्या देना चाहिए, एस्टिमुलस देना चाहिए। तो एस्टिमुलस पे वो काम करेगा और वो आगे बढ़ेगा। अगर उसकी आप बुराई करेंगे, उसे डांटेंगे, तो शायद वो और दबता चला जाएगा। तो आइए प्रश्न का देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है, सचेत होना चाहिए, मतलब वो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो सच क्या क्या है ऑप्शन, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। तुलना कर सकते हैं आप कि वो थोड़ा बेहतर किया, तुम थोड़ा गड़बड़ किए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना चाहिए। नहीं, उपाधि हमें नहीं देना चाहिए। तो साफ है, दूसरा ही हमें मिल गया। और भी कोई है उससे बेहतर। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का एकदम करना चाहिए, विविध तरीकों का उपयोग। तभी हम अच्छे शिक्षण को दे सकते हैं। किसी बच्चे कई हो सकता है सारे बच्चे एक तरीके से नहीं समझे, तो उसके लिए विविध तरीकों का उपयोग करते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी भी प्राप्त हमें करना चाहिए और उसके लिए विविध तरीकों का प्रयोग भी करना चाहिए, है ना। हम लोग भी करते हैं, कभी बोर्ड मेथड, कभी लेक्चर मेथड, कभी कोई मेथड। तो इस तरह से फीडबैक, एकदम फीडबैक ज़रूरी है शिक्षण में। फीडबैक देना चाहिए, तब ना बच्चा को बताएंगे कि तुम यहाँ कमज़ोर हो, यहाँ कमज़ोर हो, इधर बेटा करना चाहिए, इधर नहीं करना चाहिए। तो फीडबैक भी हमें देना चाहिए। मतलब ये है कि सचेत सिर्फ हमें उपाधि से रहना चाहिए, ये वाला है। किसी बच्चे को बहुत तेज़ या किसी को भोथलू नहीं कहना चाहिए। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बुद्धू हो, इस तरह का उपाधि किसी को नहीं देना चाहिए। उस चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 7 है, प्रतिभाशाली। देखिए इसमें इस पे ध्यान देना है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, नहीं पे भी ध्यान दीजिएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो देखिए सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उसे क्रिएटिव होना ही चाहिए, या यहाँ नहीं पूछ रहा है तो ये इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। जबकि प्रतिभाशाली बच्चे क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, दूसरे के साथ झगड़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे झगड़ना उगड़ना में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ये चीज़ जो है प्रतिभाशाली का गुण नहीं है, इसका गुण ये नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, नवीनता आनी चाहिए, आपकी नई नई सोच होनी चाहिए, तभी आप प्रतिभाशाली हैं। मतलब ये प्रतिभाशाली बच्चों का गुण है और ये प्रतिभाशाली बच्चे का गुण नहीं है। आपको जिज्ञासा भी होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे को जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को सीखने का। तो जब नहीं पूछ रहा है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो अब आते हैं फिर अगले प्रश्न पे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है ना, दुनिया के बारे में सर्जन करना, इस तरह की बात आए तो ये संज्ञानात्मक विकास की बात है कि धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है ना तो वो दुनिया की उसको समझ आती चली जाती है। तो इसका श्रेय जाता है पियाजे को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें जो ध्यान देना है किस पे, मानव के व्यक्तित्व पर और किसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन होगा, व्यक्तित्व पे प्रभाव, ये 2 चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व पे केवल परिवार का प्रभाव है, केवल अगर लगा दिया तो गलत हो गया। केवल व्यक्तित्व पे परिवार का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि समाज का भी पड़ता है, पर्यावरण का भी पड़ता है ना, शिक्षण जहाँ से हम हासिल कर रहे हो शिक्षण पद्धति का भी पड़ता है। तो केवल समुदाय का भी हम नहीं कह सकते, केवल लगा दिया तो नहीं। अब यहाँ पे है परिवार एवं समुदाय दोनों का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। ये तो साफ गलत हो गया। ये भी, ये सही है, आधा सही आधा गलत, लेकिन ये पूरा सही हुआ। परिवार एवं समुदाय दोनों का, मतलब यहाँ जो 4 ऑप्शन है उसमें ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, के को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। किसको अभिप्रेरित शिक्षण, इसमें देखिए अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मतलब बढ़िया शिक्षण पद्धति कैसे बच्चे में आती है, वो अच्छे से कब, मतलब उसमें अभिरुचि कब जगेगी। अभिप्रेरित होने का मतलब उसमें रुचि जगाना। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अधिकतम रहेगा। अभिप्रेरित है तो यकीनन जब आपसे बच्चा अभिप्रेरित है तो अधिकतम उपस्थिति तो रहेगी।
ये भी सही है, लेकिन परफेक्ट सही है कि नहीं इसको देखते हैं। शिक्षण द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, यकीनन आप अगर अच्छा कार्य देंगे तो बच्चे क्लास में आएंगे। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये सबसे सही है कि बच्चा शिक्षण में हिस्सा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसकी पहचान हम तब करेंगे जब बच्चा आपके क्लास में एक्टिव है, और अगर बच्चा एक्टिव है इसका मतलब है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम भी आएगा और वो आपसे प्रश्न करेगा। तो इसका सबसे बेहतर जो आंसर होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। खामोशी तो साफ, खामोशी है तो मतलब समझ जाइए कि आप गलत, मतलब आप जो है ना एक अच्छे शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ है। लेकिन अच्छे शिक्षण पद्धति में ये चीज़ तो है कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति है तो अच्छी बात है, जब बच्चे प्रेरित है तभी आएंगे। और द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य भी आपका अच्छा होना चाहिए, आपके द्वारा दिया गया मेथड भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे आ गया कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अगर प्रश्न पूछ रहा है मतलब वो एक्टिव है आपके क्लास में, तो सबसे बेहतर होगा विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनोवैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। बालकों में अंतर होता है, क्या है देखो, बालकों में अंतर किस किस बात पे होता है, यहाँ इस बात पे ध्यान देना है कि बालकों में अंतर पाया जाता है। तो बालकों में कैसा अंतर पाया जाता है? रुचि के आधार पे, यकीनन रुचि के आधार पे भी कोई बालक में बहुत रुचि है किसी चीज़ को करने की, किसी में नहीं है, तो वो एक अंतर हुआ। उनकी योग्यता के आधार पे, यकीनन किसी की योग्यता ज़्यादा, अब कोई क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है तो कोई बॉलिंग करने में बहुत अच्छा है, तो दोनों की अलग अलग योग्यता है। जिसको बॉलिंग करने की योग्यता है वो अक्सर कोशिश करेगा कि हम बॉल करें, समझ रहे हैं? तो अंतर है, योग्यता के आधार पर भी अंतर है। उनकी क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर भी डिफरेंस आप कर सकते हैं। कोई बच्चा 3 घंटा लगातार बैठ के पढ़ सकता है और कोई बच्चा 2 घंटा नहीं बैठ सकता है, तो उसकी क्षमता नहीं है, उसे चक्कर आने लगेगा, कुछ आने लगेगा। तो भिन्नता तो पाई जाती है क्षमता के आधार पे। इसका मतलब हुआ कि उपरोक्त सभी, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से क्वेश्चन पे ध्यान देना है, उसकी बातों को समझना है और फिर हमें आंसर को टिक करना है। यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है, देखिए सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है, तो कमज़ोर है तो हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान देना है कि कमज़ोर है। तो उस स्थिति में अध्यापक को कक्षा का आकार रखना चाहिए। आकार की जैसे बात आई, कमज़ोर है तो आप कमज़ोर बच्चों के लिए छोटा आकार रखेंगे, तभी सभी बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे, और ख़ास तौर से कमज़ोर बच्चों पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जब भी आपके क्लास में कमज़ोर बच्चे, जैसे आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, अगर कमज़ोर बच्चों का बैच है तो उसमें थोड़ा कम बच्चे रखें ताकि आपको ज़्यादा समय मिल सके हर बच्चों के लिए। तो इसका तो आंसर साफ है, कमज़ोर बच्चे और कक्षा का आकार, तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए, पहला ही आंसर इसका, इसमें बाकी ऑप्शन देखना भी नहीं है। मानसिक योग्यताओं में विभिन्नताओं के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए मानसिक योग्यताओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इस पे ध्यान देना है। तो मानसिक योग्यता और यौन अंतर नहीं, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। यौन अंतर मतलब लड़का का भी हो सकता है मानसिक योग्यता और लड़की की भी अच्छी हो सकती है, तो इस पे हम अंतर नहीं कर सकते हैं। शारीरिक परिपक्वता, ऐसा भी नहीं है कोई बच्चा बहुत मोटा तगड़ा है तो उसका मानसिक विकास भी बहुत मोटा तगड़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई पतला है तो उसका कमज़ोर होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो साफ है कि सही आंसर है, लेकिन आगे भी देखते हैं इससे भी कोई बेहतर हो। रुचि संबंधी भिन्नता नहीं, इससे मानसिक रुचि से मानसिक योग्यता का लेना देना अभी नहीं है। रुचि होने के बावजूद आपकी मानसिक योग्यता कम हो सकती है। स्वभाव संबंधी अंतर, मानसिक योग्यता, रुचि संबंधी भिन्नता मतलब क्या है कि रुचि है तो रुचि मानसिक योग्यता से ही ना आएगी, रुचि किससे आएगी? मानसिक योग्यता से आएगी। मतलब कि इस पे हम अंतर नहीं कर सकते हैं। रुचि उसी बच्चे में आएगी जिसका मानसिक योग्यता अच्छा होगा, उस चीज़ों को समझता होगा, उसमें रुचि आएगी। स्वभाव संबंधी, ये भी मानसिक योग्यता ही है। स्वभाव किसी का अच्छा होता है, उसकी मानसिक योग्यता है। तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, यकीनन जो तात्कालिक स्थिति है उससे थोड़ा हट के सोचना, ये भी आपकी मानसिक योग्यता में आएगा। तो मानसिक योग्यता में सम्मिलित नहीं किया है यौन अंतर और शारीरिक और परिपक्वता, इसको ध्यान में रखें, समझ गए होंगे। इसलिए नहीं है कि आप जेंडर पे किसी का मानसिक योग्यता
नहीं नाप सकते हैं, या शारीरिक परिपक्वता पे। अगला क्वेश्चन है, भाषा के प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है। समान अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यकीनन विकास की भिन्न भिन्न अवस्था पाई जाएगी। विकास सभी लोगों का एक समान नहीं होता है, तो यह भिन्न भिन्न होता है। 15, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। देखिए, बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन, इस पे ध्यान देना है कि बालक जो है बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन कर पाता है। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सिर्फ शारीरिक विकास से आप बदलते वातावरण में एडजस्ट कर जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ भाषाई विकास से भी नहीं कर सकते हैं। संवेगात्मक विकास मतलब जो आप में संवेगों का विकास हुआ है, संज्ञानात्मक इसका सही होगा। जब आप में संज्ञानात्मक विकास होता है ना, धीरे धीरे विकास हुआ और आप चीज़ों को समझे, तो आप वातावरण में सही से ढल जाएंगे। मानव का विकास निर्भर होता है। मानव का विकास यकीनन है। मानव का विकास मतलब किसी व्यक्ति का विकास किस चीज़ पे निर्भर करता है? शारीरिक विकास पे निर्भर करता है कि नहीं? मानसिक विकास पे निर्भर करता है, सामाजिक विकास पे निर्भर करता है। तो सामाजिक विकास हमें कहाँ से आता है? वातावरण से आता है। विकास ही वातावरण से आता है, वृद्धि से आता है ना? तो इसका आंसर डी आएगा। मतलब सभी चीज़ उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर अनुभव आएगा, तो आप में विकास और अच्छा आएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने किया? ये तो बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं। कोलबर्ग ने क्या किया था? 3 लेवल बनाया था और उसमें 6 चरण बनाए थे, है ना? और पियाजे ने क्या किया था? 4 अवस्था दिया था, तो पियाजे हो जाएगा। आपको मालूम है इसका 4 अवस्था, शैशवावस्था, है ना, बाल अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक जिसको कहते हैं, उसके संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक जिसको कहते हैं, अमूर्त संज्ञानात्मक। तो ये है पियाजे का। निम्नलिखित में से किस अवस्था, तो इसका समझ गए होंगे कि जो 4 अवस्था की विशिष्ट 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस में हो जाते हैं? किशोर अवस्था में हो जाते हैं। यकीनन किशोर अवस्था में आप समझ रहे होंगे। शैशवावस्था में तो नहीं होते, वो अपने अपने खेलता रहता है, या फिर अपने घर से माँ बाप के या जो पहचान के होता है उसके साथ खेलता है। लेकिन किशोर अवस्था में क्या होता है कि समवयस्क, है ना, समवयस्क समूह के साथ, अपने समूह के साथ, लड़का लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ खेलना शुरू कर देता है। किसमें? किशोर अवस्था में। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को हर एरिया में भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता ही ऐसी चीज़ है जिसके पास बच्चा हर वक्त होता है, तो उसे हर एरिया में भूमिका निभाना चाहिए। उसी को कहते हैं अग्रोन्मुखी। नकारात्मक भूमिका माता पिता नहीं निभा सकता है, नकारात्मक से बच्चा खराब हो जाएगा। सहानुभूति भी बहुत ज़्यादा माता पिता को नहीं करनी चाहिए, बहुत तटस्थ भी नहीं रहना चाहिए। अग्रोन्मुखी मतलब माता पिता को ऐसी भूमिका निभाना चाहिए जिससे बच्चा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़े, नीचे की तरफ वो नहीं जाए। अग्रोन्मुखी भूमिका होनी चाहिए। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाला, देख रहे, कभी न समाप्त होने वाला।
मतलब क्या हो गया, निरंतरता, कभी समाप्त नहीं होगा वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, तो निरंतरता के सिद्धांत से। अब इससे पहले भी निरंतरता पे एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत पे है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतरता के सिद्धांत पे माना जाता है। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न पूरे हुए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे देखें और इस पे मतलब क्वेश्चन करने की समझ आप डेवलप करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉलेज होने से आप सीटेट या कोई भी कंपटीशन पास कर जाएंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की समझ होनी चाहिए कि उस समझ डेवलप करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को देखना पड़ेगा और प्रश्न को समझना होगा। फिर उसके ऑप्शंस को पढ़ करके उसमें से जो बेहतर ऑप्शन आपको लगे उस पर आपको टिक करना चाहिए। तो आइए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट है अगला वीडियो आपके सामने लाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट, फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो द स्टडी पॉइंट्स यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म करता है।